Hello everyone, welcome to Soul Halt if you're coming for the first time. So, today's topic is personality and its development. So, let's start. What is meant by term personality? Personality से हम क्या समझते हैं? The term personality is often understood in terms of social attractiveness. Like एक इंडिविजुअल कितना अट्रैक्टिव है कितना नहीं उसको पर्सनालिटी बोलते हैं इन आर रेगुलर लाइफ. A good personality is considered to be one who impress other people and who has the ability to get on well with others. और जो ये नहीं कर पाते they are considered to have poor or bad personality. So psychologists have attempted to explain concept of personality in terms of individuality and consistency. ये दो टर्म्स में उन्होंने इसको पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करा है. तो अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बीइंग अट्रैक्टिव टू अदर्स ये पर्सनालिटी का एक ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है. हम यूजुअली देखते हैं दैट पीपल डिफर अ ग्रेट डील इन द वेज दे थिंक फील एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस और इन सेम सिचुएशंस. अब ये अलग अलग बिहेवियर के पैटर्न्स जो हैं वो हमको हेल्प करते हैं टू डिफाइन वंस आइडेंटिटी. अब अगर हम इंडिविजुअलिटी देखें तो it has been said that each of us in certain respects is like all other persons. like हम सब काफ़ी हद तक एक दूसरे के जैसे हैं और नहीं भी हैं. और अब अगर हम कंसिस्टेंसी देखते हैं तो सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट रेस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन दैट अ पर्सन सीम्स टू बिहेव समवट कंसिस्टेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस ओवर डिफरेंट टाइम. मतलब उनका बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइम में भी सेम ही रहता है, कंसिस्टेंट रहता है. कंबाइनिंग दीज नोशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी, पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक वेज in which each individual thinks, feels and acts throughout their life. In other words, it can be stated that personality का जो concept है वो permanent traits को refer करता है. अब ये ट्रेट्स यूनिक भी हो सकते हैं, ग्रुप्स में कॉमन भी हो सकते हैं या सारी स्पीशीज़ में शेयर्ड भी हो सकते हैं, बट इनका पैटर्न इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट. अब कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? सो देयर आर 3 ब्रॉड फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल, सेकेंड साइकोलॉजिकल एंड थर्ड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो नाउ लेट्स सी बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिनको हम फिज़िकल डिटर्मिनेंट या फिज़िकल फैक्टर्स भी बोलते हैं. इसमें नंबर 1 पे आता है बॉडी बिल्ड. एक इंडिविजुअल की बॉडी बिल्ड उसकी पर्सनालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है बाय डिटरमाइनिंग व्हाट दैट इंडिविजुअल कैन डू और कैन नॉट डू, और उनका रिएक्शन दूसरी बॉडी बिल्ड्स की तरफ कैसा है. लाइक इफ़ अ पर्सन इज हैव एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्ड तो उनका एंडोमॉर्फ्स या मेसोमॉर्फ्स की तरफ कैसा रिस्पॉन्स रहेगा. तो बॉडी बिल्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे बॉडी बिल्ड को या सोमैटोटाइप्स भी बोलते हैं. सो फर्स्ट इज़ एक्टोमॉर्फ्स जो कि टॉल और थिन होते हैं. एंडोमॉर्फ्स जिनकी बॉडी राउंड सॉफ्ट होती है, यूजुअली दे हैव अ बिट ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी. देन मेसोमॉर्फ्स जिनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होती है. सो मेसोमॉर्फ बॉडी बिल्ड है उसको एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ से सुपीरियर समझा जाता है. ओके, सो नाउ सेकंड इसका है फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस. एक पर्सन कितना अट्रैक्टिव है वो भी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. एक अट्रैक्टिव पर्सन चाहे वो किसी भी एज का हो, उसको अनअट्रैक्टिव पर्सन से ज़्यादा अपीलिंग समझा जाता है, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर सोशल सिचुएशंस में. और जनरली हम देखते हैं लोग अट्रैक्टिव पर्सन के एटीट्यूड और जजमेंट्स को ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं एक्सेप्ट दोज जो अनअट्रैक्टिव हैं. देन नंबर 3 इज़ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी. जैसे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रहना या नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये सब. तो अगर इनमें से कुछ भी अपसेट होता है तो वो होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. होम्योस्टेसिस या उसमें डिस्टर्बेंस एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अफेक्ट करती है.
डायरेक्टली ऐसे कि अगर हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में है, मतलब एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बैलेंस्ड है हमारी बॉडी में, तो वी फील रिलैक्स्ड, कंट्रोल्ड, हमारा बिहेवियर भी बहुत प्लेजेंट रहेगा, सोशली एक्सेप्टेबल रहेगा. बट अगर होम्योस्टेसिस में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है, तो हम थोड़े इरिटेटेड रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या ठीक से सो नहीं पाते, ये सब. देन नंबर 4 इज़ फिज़िकल डिफेक्ट्स. अब आजकल का सबसे कॉमन और पॉपुलर फिज़िकल डिफेक्ट हम देखें तो वो ओबेसिटी है. अब ओबेसिटी कैसे किसी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकती है? लाइक यू मस्ट हैव सीन पीपल बीइंग सो जजमेंटल टुवर्ड्स ओबीस पीपल, राइट? सो ये जो लोगों का एटीट्यूड है ओबीस लोगों की तरफ, दैट अफेक्ट्स देयर पर्सनालिटी इनडायरेक्टली, एज दे मे फील इन्फीरियर टू अदर्स जो ओबीस नहीं है. They might feel socially scorned as well. अब socially scorned means कि जैसे लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, थिंग्स लाइक दैट. अब लास्टली आता है हेल्थ कंडीशंस. अच्छी हेल्थ एक इंडिविजुअल का असेट होती है और पुअर हेल्थ एक लाइबिलिटी, एज यू मस्ट नो. सो पुअर हेल्थ कंडीशंस की वजह से पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, जो इलनेस के ठीक होने के काफ़ी टाइम बाद तक रहते हैं. स्पेशली अगर इलनेस एक बच्चे के फॉर्मेटिव स्टेज में हुई है तो. लाइक अगर हम एग्जांपल देखें ऑफ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो वो कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, जिसकी वजह से उनको नॉर्मली अपनी लाइफ में लोगों से डील करने में फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, और ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे ओवर टाइम अग्रेशन में भी चेंज हो सकता है. तो ये थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स. नाउ लेट्स सी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल फैक्टर या डिटर्मिनेंट्स. अब रिसर्चर्स ने देखा है काफ़ी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के जो पर्सन हैं उनकी, मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक पर्सन की पर्सनालिटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करती है. जैसे जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, दे कैन एडजस्ट वेरी ईजली इन एनी काइंड ऑफ सोशल सिचुएशंस. वो ईजिली सबसे बात कर पाते हैं, दे कैन टॉक अबाउट एनी थिंग टू एनी वन. दैट्स वन वे जिससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है पर्सनैलिटी. देन इनडायरेक्टली देखें तो लोगों की जो जजमेंट है टुवर्ड्स दोज जो इतने ब्राइट नहीं है, तो यूजुअली देखा ही होगा लोग काफ़ी कंपैरिजन करते हैं. जैसे स्कूल के बच्चे को कभी कंपैरिजन करते रहते हैं कि वो उसके मार्क्स देखो कितने आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं. तो ऐसी चीज़ें कंपैरिजन वगैरह सब भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है पर्सनालिटी को. नाउ नेक्स्ट आते हैं इमोशनल डिटर्मिनेंट्स. अब इमोशंस अफेक्ट द पर्सन पर्सनालिटी बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इट अफेक्ट्स द पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट. अब इमोशन सिर्फ एक टाइप का नहीं है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लाइक इमोशनल डिप्रिवेशन, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्ट्रेस एट्सेट्रा. अब कुछ लोग सबसे ज़्यादा प्लेजेंट इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ लोग अनप्लेजेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये जो लोग इमोशंस का प्रीडोमिनेंस है, दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. लाइक जो लोग बहुत चीयरफुल रहते हैं, यूजुअली हैप्पी रहते हैं, इवन व्हेन दे आर डिप्रेस्ड, वो फिर भी चीज़ों की अच्छी साइड देखने की कोशिश करते हैं. दे ऑलवेज लुक फॉर द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. वैसे ही जो एंक्शियस रहते हैं लोग, डरे हुए रहते हैं, वो हमेशा अगर कोई हैप्पी सिचुएशन भी है तब भी वो काफ़ी एंक्शियस रहते हैं कि कभी कोई मतलब सिचुएशन एकदम चेंज ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए उनके साथ, लाइक दैट. अब अगर हमको जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन से हमें डील करना पड़ जाता है, तो हम हमेशा नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हमारे अंदर अराउज होते हैं, जैसे फियर या एंगर हो गया. तो ये इमोशंस जो हैं हमारे पर्सनल एडजस्टमेंट को उस सिचुएशन में अफेक्ट करते हैं. सो दैट्स हाउ इमोशंस अफेक्ट आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अब उसके बाद है नेक्स्ट एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन. अब इसका साइकोलॉजिकली नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है. जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने भी कहा है कि टू मच पेरेंटल लव एंड अफेक्शन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की वजह बन सकता है. बच्चे बिगड़ जाते हैं यूजुअली. आप ज़्यादा देखा ही होगा आपने, लाइक जिनके पेरेंट्स उन पर कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट रहते हैं, तो वो बच्चे काफ़ी हद तक बिगड़ ही जाते हैं. और उसको फिर वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक एडल्सन भी बन जाते हैं. लाइक
स्कूल्स में देखा होगा काफ़ी बच्चे होते हैं जो शरारतें करते रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो फिर भी उन्हीं की साइड लेते हैं, लाइक दे डोंट ट्राई टू डिसिप्लिन देयर चाइल्ड. सो टू मच पेरेंटल लव और अफेक्शन भी बच्चों को बिगाड़ ही देता है. अब एक और चीज़ जो अफेक्ट करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, वो है इमोशनल एक्सप्रेशन. मतलब एक पर्सन कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. अगर वो सोशली अप्रूव्ड मैनर में एक्सप्रेस करता है तो कोई नेगेटिवली जज नहीं करता उसको, उसकी एक अच्छी सी इमेज बन जाती है सबके सामने. अब अगर कोई अपने एंगर या फियर जैसे इमोशंस को लॉन्ग टाइम तक रिप्रेस करके रखता है तो वो ओवर द टाइम दैट पर्सन बिकम्स ग्लूमी एंड मॉर्बिड, जो अल्टीमेटली एक्सट्रीम लेजीनेस या लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसे बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है. देन नंबर 4 पे आता है सेल्फ डिस्क्लोजर. सेल्फ डिस्क्लोजर हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्दी पर्सनालिटी पैटर्न which is a guarantee for a socially desirable and favorable reaction from others. अगर इमोशनल स्ट्रेस को एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा. अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस मेक्स गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट. इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को टू गो टू एक्सेस इन होप ऑफ बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम द स्ट्रेस, कि बस कैसे ना कैसे ये स्ट्रेस जो है मेरा ख़त्म हो जाए. इमोशनल स्ट्रेस अफेक्ट्स मोस्टली दोज जिनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो होती है. ओके, सो नंबर 5 एस्पिरेशन. एस्पिरेशन मीन्स अ लॉन्गिंग फॉर और स्ट्राइविंग फॉर समथिंग हायर देन वंस प्रेजेंट स्टेटस. ईजी वर्ड्स में गए तो लाइक ऑल ऑफ अस वांट्स टू बेटर देन वी आर डूइंग राइट नाउ. We aspire to become successful in our lives, in our careers, right? So aspirations जो है वो ego involved goals होते हैं जो हम खुद के लिए सेट करते हैं. एस्पिरेशन के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लाइक देयर इज़ पॉजिटिव एस्पिरेशन कि वी लाइक टू अचीव सक्सेस, वो एक पॉजिटिवली हमें एस्पायर करता है. नेगेटिव एस्पायरेशन है जैसे टू अवॉइड फेलियर, कि हम फेल होने से डरते हैं तो इसलिए हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हम फेल ना हो जाएं. रियलिस्टिक एस्पिरेशन जो एक पर्सन की कैपेसिटी में हो करने की, ऐसे गोल्स सेट करना. अनरियलिस्टिक होते हैं जो उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है. देन आते हैं रिमोट एस्पिरेशन, टू अचीव अ गोल इन रिमोट फ्यूचर, और इमीडिएट एस्पिरेशन कि हमें कुछ नियर फ्यूचर में ये गोल अचीव करना है. देन नंबर 6 इज़ अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स को हम यूजुअली इवेलुएट करते हैं ऑब्जेक्टिवली बाय कंपेयरिंग एक पर्सन की परफॉर्मेंस को दूसरे पर्सन से, और सब्जेक्टिवली बाय कंपेयरिंग दो लोगों के एस्पिरेशन का क्या लेवल है. सक्सेस और फेलियर दो एटीट्यूड्स हैं एक पर्सन की अचीवमेंट्स के. तो अगर एक पर्सन अपनी अचीवमेंट से प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, तो उसको सक्सेस कंसिडर करेगा और वो अचीवमेंट का उस पर फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा. बट अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है अपनी अचीवमेंट्स की तरफ तो वो उसको फेलियर कंसिडर करेंगे. देन लास्टली नंबर 7 इज़ गोल सेटिंग. अगर हम प्रीवियस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स देखें तो उसमें क्लियरली वी कैन सी कि जितना रियलिस्टिक गोल एक पर्सन सेट करता है खुद के लिए उतने ही उनकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. दिस बिहेवियर इज़ एन ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस वेल एडजस्टेड पीपल. अगर कोई रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करते हैं, उसको सक्सेस मिलती है तो उससे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी एनहांस होता है, सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है. सोसाइटी उनको काफ़ी मतलब सोसाइटी में उनकी इमेज काफ़ी अच्छी बन जाती है. बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक इट कैन कॉज जेलिसी एंड रिजेंटमेंट इन पीपल अराउंड देम जो उनसे कम सक्सेसफुल हैं. देन आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब इसमें सबसे पहले है सोशल एक्सेप्टेंस. अब अगर हम खुद को ही देखें तो हम सब एक सोशल ग्रुप में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं जो हमारे बिहेवियर पे हमको जज करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से सोशल जजमेंट सर्व एज बेसिस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन. इन दिस वे सोशल ग्रुप सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. The degree of influence a social group has
ऑन अ पर्सनस पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड करता है एक तो इस पे कि उस इंडिविजुअल को कितना ज़्यादा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और सोशल एक्सेप्टेंस उस इंडिविजुअल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे लोग जिनकी सोशल एक्सेप्टेंस काफ़ी हाई होती है वो जनरली ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं कंपेयर टू दोज जो सोसाइटी में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और ऐसे लोग क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, ना इमोशनल वार्मथ शो कर पाते हैं, इमोशनली डिस्टेंस रहते हैं सबसे और ख़ुद को बहुत सुपीरियर फील करते हैं। अब ये तो हो गया उनके बारे में जो सोशली पॉपुलर हैं और लोगों के अराउंड रहते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस का एक्सट्रीम ऑपोजिट है सोशल आइसोलेशन। सो इफ़ अ पर्सन डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू सोशल आइसोलेशन, जब एक्चुअली दे जस्ट वांना बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, they would develop feeling of resentment उनके अगेंस्ट जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया है, मतलब जो सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग मोस्टली डिप्रेस्ड रहते हैं, सैड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ से और अपने सोशल ग्रुप से। Then number 2 is social deprivation. Social deprivation means being deprived of opportunities for various types of social contacts including love and affection. Social deprivation सबसे ज़्यादा 2 एज ग्रुप्स को डैमेज करता है। एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी उनको, और जो एल्डरली लोग होते हैं उनको। अब छोटे बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है, तो अब जो बच्चे अपने पेरेंट्स या गार्जियन के कांस्टेंट कांटेक्ट से डिप्राइव रहते हैं उनकी पर्सनालिटी नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाती, उनको पता नहीं होता हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन सोशल सिचुएशंस, जिसकी वजह से दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जज्ड बाय अदर्स, जो उनकी पर्सनालिटी को फिर अफेक्ट करेगा। Then number 3, educational factors. This is also very important factor जो personality development को influence करता है। The impact of educational institution upon personality is largely determined by students' attitude towards college, उनके peers के toward उनका attitude कैसा है, उनके teachers के toward कैसा है, और how much they value education। जब ये एटीट्यूड फेवरेबल रहता है तो स्टूडेंट्स यूजुअली एकेडमिक एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, उनका एटीट्यूड अपने पीयर्स और टीचर्स की तरफ भी फ्रेंडली और वार्म होता है। सो बेसिकली फेवरेबल एटीट्यूड से पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। देन नंबर 4, फैमिली डिटर्मिनेंट्स। लाइक यू मस्ट हैव सीन फैमिली हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है हर एज पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखें तो वी कैन सी दैट पेरेंट्स who use different child training methods impact each child differently. जैसे strict और demanding parents tend to encourage their child to depend on someone else to guide them. जैसे इसका क्या मतलब है कि जैसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो हर चीज़ अपने बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे करनी है वैसे करनी है, तो इससे बच्चा जो है उन पर डिपेंड हो जाता है कि वो हर चीज़ के लिए उसको गाइड करें कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। तो ऐसे बच्चे जब अपने पेरेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके आसपास नहीं होते, तो उनका बिहेवियर काफ़ी इम्पल्सिव हो जाता है। दे जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग दे कैन बिफोर देयर पेरेंट्स कम। अब इनडायरेक्टली देखें तो एक बच्चा मोस्टली जैसे ट्राई करता है अपने पेरेंट्स को मिमिक करने की, उनको कॉपी करता है, तो कॉन्स्टेंटली ऐसे करते करते उनका जो पैटर्न है उनके पेरेंट्स का वो चाइल्ड का सिमिलर हो जाता है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट फैक्टर, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम एंड ऑर्डिनल पोजीशन। सो पहले ऑर्डिनल पोजीशन देखते हैं। तो ऑर्डिनल पोजीशन रेफर्स टू एल्डेस्ट और यंगेस्ट और मिडिल चाइल्ड ऑफ द फैमिली। या अगर फिर उनके घर में 2 या 3 से ज़्यादा सिबलिंग है तो उसमें वो कितने नंबर पे आते हैं, कौन से नंबर का चाइल्ड है। अगर किसी पर्सन के घर का माहौल या क्लाइमेट अच्छा है तो वो प्रॉब्लम्स को काम वे में देखते हैं, ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर घर का क्लाइमेट बिल्कुल अनफेवरेबल है, बिल्कुल लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनके घर में, तो द पर्सन इज़ मोर लाइकली टू डेवलप अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी और लोगों के साथ काफ़ी अग्रेसिव वे में बिहेव करते हैं।
अब let's see how ordinal position affects personality development. अब many studies have shown that जो first borns होते हैं they tend to be more dependent, वो ज़्यादा obedient होते हैं than later borns. They are more affiliative, more introverted. First borns जो life में great success achieve कर लेते हैं, then later born siblings they tend to be selfish and self-centered. Like they are constantly criticizing and comparing their achievements to others, and they show a feeling of superiority. लेकिन despite this feeling of superiority, they suffer from a feeling of insecurity. तो ये feeling कहाँ से आती है insecurity की? कि जैसे उनके sibling born होते हैं, तो उनके पेरेंट का जो अटेंशन और लव अफेक्शन वगैरह सब उनके सिबलिंग की तरफ ज़्यादा डायरेक्ट हो जाता है. तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो उनको इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है फर्स्ट बॉन्ड्स में. नाउ इफ़ वी लुक एट लास्ट बॉन्ड्स, उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिवील हुई हैं स्टडीज़ में वो हैं डिपेंडेंसी, अफिलिएटिव नीड, lack of self-confidence, lack of frustration tolerance, defiance of authority. फर्स्ट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में हम देखें तो लास्ट बॉन्ड्स जो है उनका अचीवमेंट मोटिवेशन काफ़ी वीक रहता है. नाउ फॉर मिडल बॉन्ड चिल्ड्रन या सेकेंड बॉन्ड्स, दे आर फाउंड टू बी जनरली लेस फैमिली ओरिएंटेड एंड मोर पीयर ओरिएंटेड. दे लाइक टू बी विद देयर पीयर्स और फ्रेंड्स मोर देन देयर फैमिली. तो वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं. नाउ लास्टली लेट्स सी हाउ साइज ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट. लाइक बड़ी फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता. दे हैव अ लॉट टू डू इन हाउस एज देयर आर सो मैनी पीपल इन फैमिली टू टेंड टू. सो ऐसी फैमिलीज़ में बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं देन दोज जो स्मॉलर फैमिलीज़ में रहते हैं. अब जॉइंट फैमिली में बच्चे जो हैं वो जल्दी पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट भी सीख जाते हैं, कैसे उन्हें सोशल सिचुएशंस में बिहेव करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो सब. एंड इन स्मॉलर फैमिलीज पेरेंट्स हैव इनफ टाइम टू डिवोट टू केयर एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू ईच चाइल्ड. दिस reduces self-confidence, self-assurance, and it also eliminates the feeling of inadequacy in the child. Now, lastly, we will conclude this with an equation to calculate personality development. तो वो equation है personality development is equal to physical determinants multiplied by psychological determinants multiplied by environmental determinants. So, that's all for today. Now, we will see you next time. अगर आपको चाहिए कि हम किसी particular topic पे वीडियो बनाएं then comments में बता देना. Okay? So, bye.